कर रही थी। 80 से पहले तो कुछ लोगों ने करी, कुछ ने नहीं करी, जैसे तैसे करके काम हमारा चलता रहा जी। तो कुछ दिन तक परिणाम भी मिले, उत्पादन भी मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद में जो है जी फिर परिणाम मिलने धीरे धीरे कम हो गए। और आज की हालत ये है जी कि कहने में तो वो कुछ भी को जो मेरे हिसाब से रासायनिक खेती पूरी तरह से आज के टाइम में सफल हो रही है। वो एक अलग बात है कि हमने उत्पादन मिल गया, खर्च से उसका वो करो। अब मेरे पास मान के चलो ये जो वैसे हमने इसमें प्राकृतिक खेती में 70 क्विंटल का बीघा हाईएस्ट लिया है। औसत नहीं कह सकते आप, हाईएस्ट मतलब किसी एक खेत में। इसी में जो पहले साल का गन्ना था जी हमारा लगभग 65-70 हमें मिला था जी, क्योंकि तुलता नहीं हमारे यहाँ। 3 साल से हम ये कोल्लू चला रहे हैं तो गन्ने का वजन नहीं होता हमारे यहाँ। यहाँ से तोल के अपना यहाँ घेर दिया, गुड़ काट लिया, तो लगभग हमें एक बीघे में से 7 क्विंटल से भी ऊपर इसमें मिला। तो वही हमने औसत लगाया, लेकिन 70 के आसपास वो पहुंच गया। उससे पहले हमारा सुलग रहा था, उस टाइम भी हमारा ये वाला जो खेत है जी, ये खेत 70 क्विंटल पे पहुंच गया। 20 पे भी है, मतलब वो भी एक सच है, ये भी एक सच है। 20 भी लिखड़ा, 15 भी लिखड़ा। अब जो तीसरे चौथे साल के गन्ने चले जाओ वो हल्के लिखना है, जो मतलब जिनमें मेहनत अच्छी हो जाए। क्योंकि उत्पादन रासायनिक में भी कोई ऐसा नहीं है कि सब खेतों में बराबर मिले। 20, 25, 30 के तो उसमें भी रह जाए जी, लेकिन उसमें जो है उनकी गिनती नहीं होती। इसमें जो है नजर सबकी रहे, बस ये फर्क है जी। और ये सबसे हल्का जंगल है जी। आप बराबर के खेत देख लो, जो बराबर में जो गन्ने खड़े, मेरे ख्याल से जितना ही उत्पादन हमें मिलेगा, चाहे 30 का मान लो, चाहे 40 का मान लो, चाहे 50 का मान लो, इतना ही लगभग इनका मिलेगा। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। उत्पादन कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ना। उत्पादन खाली इस चीज पर निर्भर करता है कि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं कि प्राकृतिक कर रहे हैं। टाइम पर जो बोना है, मान लो सितंबर का गन्ना आपने बो दिया, कोई सी खेती में बो के देख लो, आपको 10 क्विंटल 15 क्विंटल का बीघा फालतू होना ही होना है। 18 महीने की फसल होगी। हाँ, 18 महीने की होगी। अब मान लो आप जो है गेहूं काटने के बाद में अप्रैल के लास्ट में गन्ना बोओगे, तो वहां जो स्थिति बनेगी आपकी, उत्पादन कम मिलना ही मिलना है। तो उसमें हम लोग जो है जी, जैसे पालेकर कृषि से बोलते हैं, सुभाष पालेकर कृषि बोलते हैं जी, तो उसी के पद्धति से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो उसके जो मुख्य चरण है वो मैं आपके सामने एक बार कहना चाहूंगा कि इसमें हम 4 बिंदु पालेकर जी ने बताए हैं कि हमें अपने खेती के करने चाहिए, मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। पहला है जी बीजामृत। किसी भी बीज को जब हम बोए तो उससे पहले जो ट्रीटमेंट करें हम, तो उसको हम बीजामृत से करना। उसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया कि जैसे हम मान लो फंगीसाइड या कीटनाशक वगैरह जो भी आए इसमें रासायनिक रूप से, तो मान लो फंगीसाइड से हमने बीज ट्रीट कर दिया, ये बात सही है कि उसने खराब फंगस जो है वो मार दिया आपका, लेकिन अच्छा फंगस भी खत्म करेगा, वो भी तो खत्म कर दिया ना। जबकि प्रकृति का सिद्धांत ये है कि समूल नाश किसी चीज का नहीं होता। प्रकृति में कभी भी चीज, कोई भी चीज बिल्कुल 100% नष्ट नहीं होती, कम या ज्यादा होती है। तो अच्छा फंगस अगर बढ़ा तो बुरा फंगस अपने आप कम हो जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन चूंकि उन्हें दवा बेचनी है तो वे यूं कहेंगे कि फंगीसाइड का इस्तेमाल करो। अभी मैं दीमक के बारे में भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। मेरे खेत में दीमक की टिब्बी बनी हुई है जी, इतनी बड़ी बम्मी बोलते हैं जिसे, और वहीं गन्ना भी खड़ा है जी, उसी में ही अंदर, और बिल्कुल स्वस्थ खड़ा। तो ये कुछ मतलब कुछ बेचने और खरीदने के चक्कर में भी काफी किसान के साथ जो है मतलब वो हो गया जी। तो बीजामृत से हम बीज ट्रीट करते हैं, उसमें गोबर, गोमूत्र, चूना और पानी। गोबर ताजा होना चाहिए, गोमूत्र पुराना हो चलेगा, नया ताजा कोई सा भी हो। चूना उसमें डाल दो, चूना क्षारीय पड़ना आ जाएगा उसमें, और उससे हमारा बीजामृत तैयार होगा। वो आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आप सब लोग अगर मुझे अपना नंबर दे दोगे तो मैं आप सबको व्हाट्सअप कर दूंगा। 4 किलो गोबर, 4 लीटर गोमूत्र, 50 ग्राम चूना, 20 लीटर पानी, 24 घंटे के लिए घोल के रख दो, वो आपका बीजामृत तैयार है। दुनिया में इससे अच्छा ट्रीटमेंट बीज का कहीं किसी पद्धति में आज तक ना हुआ ना हो। उसमें बीज को डुबाया करो जी, या उसमें जो छिलके वाले बीज हैं उनके ऊपर डाल के आप कंघी कर दो। जैसे मान लो उड़द की दाल है, मूंग है, उड़द है, तो उनको अगर रगड़ोगे तो छिलका उतर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो आपके ठोस बीज हैं, जैसे मान लो आपके गेहूं हो गया या धान हो गया, धान का भी छिलका उतर जाएगा, गेहूं में आप रगड़ा सब मार सको। गन्ने का हो गया, जो कंद वाले बीज हैं हमारे, उसमें डुबो बाहर निकाल लो। जो पौध है हमारी, उसकी भी जड़ें डुबो बाहर निकाल लो। तो ये उससे अलग अलग तरीके से वो हो जाए लगभग। इसमें मेरे ख्याल गन्ने को भी डुबा डुबा के हाँ, निकालना गन्ने की पड़ेगा। कांची जो है, जो भी बीज हमने तैयार करा वो उसमें डुबो के और निकालते रहो, बस और कुछ नहीं करना है जिसमें। तो दूसरा बीजामृत के बाद इसमें एक जीवामृत है जी। जीवामृत में देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़ और किसी भी दाल का आटा, यानी इसका जो फार्मूला है कि आप 10 लीटर तो गोमूत्र लोगे, 10 किलो गोबर लोगे देसी गाय का ताजा। देसी गाय का ही क्यों लेना है? पूरी दुनिया में जितनी रिसर्च हुई है
अभी तक तो सिर्फ गाय जो थी वो शास्त्रों में माता थी। आज अगर आप दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से खोजोगे तो सारी दुनिया मान रही है कि ये सारी दुनिया की ही माता है देसी गाय, क्योंकि इसके जीवाणु जो हैं, इसके जो गोबर में जो जीवाणु हैं वो और किसी दूसरे पशु के गोबर में है ही नहीं। कुदरती परमात्मा ने इसके जो शरीर बनाया है वो इस तरह का बनाया है। पालेकर जी ने इसमें बताया कि आधा आप जो है भैंस का गोबर ले सकते हो, आधा आप बैल का ले सकते हो, लेकिन आधा इसका जरूरी है। और जर्सी गाय का बिल्कुल लेना नहीं, वो बिल्कुल नहीं लेना। तो 10 लीटर गोमूत्र हो गया, 10 किलो ताजा गोबर हो गया। गोमूत्र पुराना हो बहुत बढ़िया है। गाय का गोबर जो लेना है किसी भी काम के लिए वो ताजा हो, वो बढ़िया है। उसके बाद 2 किलो उसमें गुड़ डालना है जी। अगर आपका प्राकृतिक खेती का हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कम से कम बिना प्रोसेसिंग में केमिकल ना हो कम से कम। 2 किलो उसमें दाल का आटा डालना है। किसी भी दाल का आटा आप डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो सस्ती मिले बाजार में। दो का नहीं डालना, बस एक तो सोयाबीन का, एक मटर उसका मूंगफली का, क्योंकि मूंगफली भी दलने है, सोयाबीन भी दलने, लेकिन दोनों का नहीं डालना क्योंकि उसमें तो तेल की जब उसमें लेयर आ जाए, तेल हल्का हो तो ऊपर आ जाएगा तो वायु संचार बाधित हो जाएगा। और खेती में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी जीवाणु हमारा होता है, वो सारा हवा के संपर्क में जीने वाला होता है। एरोबिक जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में, अनएरोबिक नहीं होता कोई। जब हम जुताई कराएं खेत की, वो भी उसका भी कारण वही है। केंचुआ जो वायु संचार करे, छेद बनावे, उसका भी कारण वही है। तो वो सब जो जीवाणु जो है वो हवा के संपर्क में जीने वाले हैं, हमारे लाभदायक जीवाणु। अच्छा जी, इसमें आपका ये इसको हमने घोल लिया जी सारे सामान। एक मुट्ठी जो है हमें 50-100 ग्राम उसमें मिट्टी लेनी है। कहीं कोई जरूरत नहीं है कि आप 1 किलोमीटर से बरगद के पेड़ की मिट्टी लाओगे या पीपल के पेड़ की मिट्टी लाओगे, वो कोई जरूरी नहीं है। जहां भी आपको ये लगे कि मेरा खेत में यहाँ केमिकल कम है सबसे ज्यादा, वहां से लेना, क्योंकि उसी खेत का बैक्टीरिया हमें डेवलप करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि एक आदमी खेती कर रहा मतलब पहाड़ के बीच में जी, एक कर रहा है वहाँ महाराष्ट्र में, जबकि इफको का जो एनपीके है या कंसोर्टिया जो भी वो बेच रहे हैं जी, वहां भी वही दिया जा रहा है और वहां भी वही दिया जा रहा। अब बताओ ये कौन सा विज्ञान है जी? वहां का बैक्टीरिया अलग है, वहां का बैक्टीरिया अलग है, वहां की मिट्टी अलग है, वहां की मिट्टी अलग है। क्योंकि बैक्टीरिया जितने हैं, जितनों की पहचान हो चुकी है, उससे तो हजारों गुना ऐसे हैं जो भी आइडेंटिफाई हुए ही नहीं। 2-4 जीवाणु ही तो हैं जिनके नाम हम सुने, बाकी तो जो उनसे आइडेंटिफाई अभी हुए नहीं, उनका नाम नहीं रखा गया, वो भी तो हैं उसमें। तो इसमें हो गया जी आपका 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर हो गया, 10 लीटर गोमूत्र हो गया, 2 किलो गुड़ हो गया, 2 किलो किसी भी दाल का आटा हो गया, जीवाणु मिट्टी हो गई आपकी। 200 लीटर के घोल में ड्रम में उसे घोल लो आप, थोड़ा सा अच्छा रख दो, इतना 4-6 इंच कम रखना उसमें। और उसे जो है जी आप सुबह शाम आप उसे घुमाते रहेंगे। घुमाने के बाद में उसे आप ये गर्मियों में तो 2 दिन में आपका तैयार है, 48 घंटे का समय लगेगा। सर्दियों में पूरा सप्ताह लगेगा, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के लिए टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है। अब वो टेम्परेचर सर्दियों में कम मिलता है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और उसमें आप उसे पानी के साथ चलाओ, उसे आप जो है मतलब स्प्रे कर दो, डब्बों से छिड़क दो, जैसा आपको सहूलियत हो वैसे आपको पहुंचाना है। शुरुआत में एक भ्रम की स्थिति बस यहाँ ये है कि मात्रा उतनी होनी चाहिए जितने से काम हो जाए। मान लो आप घी तो खा रहे, लेकिन खा रहे 4 ग्राम या 5 ग्राम, फिर कहें जी हम घी खा रहे आराम नहीं हो रहा, तो वो गड़बड़ वहां है। जितनी मात्रा उसे चाहिए उतनी देनी पड़ेगी। जब हमारा जीवांश जो है, कार्बन लेवल हमारी जमीन का 0.2%, 0.3% से ज्यादा मेरे ख्याल से किसी जंगल में रहा नहीं, जबकि होना चाहिए 1%। कुछ ही लोगों का है जी, जैसे अपने यहाँ मेनपाल जी बैठे, इनका चेक भी कराया था जी, तो इनका 0.75 तक है। कुछ ही लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं, तो उनका अगर 75 है तो वहाँ तो प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती सभी बहुत बढ़िया होती होगी, उत्पादन मिले निश्चित रूप से, क्योंकि उत्पादन का आधार आपकी जमीन है। उत्पादन का आधार वो थैले नहीं है जो हम बाजार में से खरीद कर ले रहे, जबकि हमें ये बताया दिया गया कि मारते जो है जो बाजार में से थैले खरीद कर हम ले रहे, वो उत्पादन का आधार है। जबकि बच्चे जब भी बलवान होंगे जब मिट्टी बलवान होगी। मिट्टी को हम कमजोर कर रहे हैं, बच्चे को हम बलवान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक गलत मतलब वो बतावे ना। पालेकर जी ये कहें कि विज्ञान और अज्ञान में फर्क करना हमने बंद कर दिया। हमने वो काम करना शुरू कर दिया जो हमारे तक बताया गया, और बताने वाले ने अपने स्वार्थ वो चीजें हमारे तक बताई, उसने हमारे फायदे के लिए नहीं बताई, उसने तो अपने स्वार्थ के लिए बताई। तो उसमें फिर जो है जी आपका जीवामृत बन गया। उसी विधि से आप जो है मतलब वो तो आपका तरल रूप में हो गया, ये आपका ठोस रूप में हो गया, जिसे हम घन जीवामृत कहें जी। इसमें 100 किलो गोबर में आप जो है
1 किलो मतलब 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा, वही मिट्टी और वही मिक्स करके वही 2-3 दिन के लिए उसे इकट्ठा करके छोड़ देंगे। और उसके बाद में फिर उसे जो है 2 दिन के बाद में खोल दो उसे, सर्दियों में वही 1 सप्ताह, और उसके बाद उसे जो है मतलब फैला के इस रूप में लाना आपको, जिस रूप में आप उसे खेत में फेंक सको। सड़ाने की, चाय पत्ती जैसी बनाने की, उसे काढ़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये काम जमीन का है, बैक्टीरिया का है, पौधों का है, वो अपने आप वहां सब हो जाएगा। उसके बाद जो है जी आपका एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ समस्या पानी की भी है। पानी बहुत ज्यादा नहीं हम खेतों में। तो पालेकर जी ने एक स्तंभ दिया इसका प्राकृतिक खेती का, वापसा के नाम से। वापसा में उन्होंने बताया कि खेत में हम ऐसी कंडीशन स्थिति बना के रखें कि 50% नमी हो, 50% हवा। ये हमको देना है। हर फसल की, हर मिट्टी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। इस पर कोई ऐसा लाइन नहीं खींच सकता कोई भाई इतना पानी देना। मान के चलो किसी मिट्टी में आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, किसी में कम की पड़ेगी। धान की अलग जरूरत है, चने की अलग है, मटर की अलग है, प्याज की अलग है, सबकी अलग अलग है। लेकिन ज्यादा नहीं देना, मतलब कुल मिला के ये आवश्यकता अनुसार पानी देना। और जमीन को जितना भी हम ढक के रख सके, वो पालेकर जी ने उसका नाम दिया जी आच्छादन। 4 स्तंभ बनाए उन्होंने प्राकृतिक खेती के। जितना भी आप ढक के रखोगे, अगर आपके पास बाग है तो मेरे कहने से 2 बीघे में, 1 बीघे में आप जितना भी प्रयोग करना चाहो वो करके देख लियो। बाग को जोतना बंद कर दो, जितना भी पाती पुराली आपको बराबर से मिले वो लाके उसमें घेर दो, पत्ते उसके जुके तुम वहीं रहने दो। 1 साल करके देख लो, अगले साल सारे में अपने आप करोगे, चाहे मैं मना भी करो जाऊँ, मगर आच्छादन नहीं करना जब भी करोगे। उससे क्या होगा जी? उससे ये होगा कि जो हमारी जो जमीन है, ये इस जमीन में इसे जो हमने माँ कहा, वो इस वजह से कहा कि इसकी जो उत्पादन देने की क्षमता है, पैदा करने की क्षमता है, तो इस गुण के कारण हमने इसे माँ कहा। इसलिए नहीं कहा कि मतलब वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो जीवन है, वो जीवन है इसकी जीवाणुओं की वजह से। वो जीवाणु होता है लगभग 4.5 इंच की मिट्टी में। उसके नीचे आप जाओगे तो तत्वों की मात्रा तो बढ़ती चली जाओगी। जैसा हमको जो बताया जाता है, मतलब इसमें रासायनिक खेती में बताते हैं कि तत्व 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो उनमें अवेलेबल फॉर्म में, एक अनअवेलेबल फॉर्म में। घुलनशील है, घुलनशील। हाँ जी, यानी उसको जो, जैसा मान लो उदाहरण के लिए कि नाइट्रोजन आपने जमीन में दे दी, तो नाइट्रोजन को जो पौधा लेता है वो नाइट्रोजन के रूप में बिल्कुल नहीं लेता, ना वो ले सकता, वो नाइट्रेट के रूप में लेगा उसे। नाइट्रेट में बदलने के लिए जो काम करता है जीवाणु, वो आपका एजोटोबैक्टर या दूसरा कौन सा है वो राइजोबियम। ये बैक्टीरिया उस काम को करते हैं। यानी जमीन के अंदर जो तत्व हैं उनको रूप बदल के पौधों की उपलब्धि के लिए जो करते हैं वो जीवाणु का काम है। 78% नाइट्रोजन आपकी हवा में है। जो काम लैब में वे लोग यूरिया बनाने के लिए कर रहे हैं, वही काम आपको जो है उन जीवाणुओं को अगर काम पर लगा दोगे। जिस खेत में पहले क्या होता हमारे यहाँ की, जैसे हमने गन्ना लगाया, गन्ने के साथ उड़द बो देते, बो रहे थे जी सब। गेहूं बोए थे तो गेहूं के साथ सरसों जरूर बोए थे। चना, बल्कि जब पानी की कमी थी तो गोचन बो रहे थे, चने बोए थे, मतलब गेहूं के साथ चना बो दिया। अभी जो हमने क्या करा कि हमने एकल खेती करनी शुरू कर दी। यानी देने और लेने का जो हमारा जो वो था ना चक्र, वो हम कहीं ना कहीं मेंटेन था। सभी लोग जो अपना जो सोच के लिए जाते थे वो जंगल में जाते थे। मतलब पशुपालन रखने का शौक था, जुड़ी हुई चीज थी वह। अब वो क्या हो गया कि फैशन के चक्कर में, हमने तरक्की के चक्कर में पशुपालन तो सीमित करते जा रहे। हमारे गांव में भी बहुत विकासशील एरिया नहीं है हमारा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत किसान ऐसे हैं जो पशुपालन बिल्कुल छोड़ चुके। और बिना गोबर के, आप लिख लो या बात कि बिना गोबर के खेती का कोई मतलब नहीं है, हो ही नहीं सकती। दुनिया मान चुकी इस बात को। गोबर खाद जरूरी है। हाँ, बिना गोबर के, गोबर का मतलब है कि भोजन, मिट्टी की जो जरूरत है वो सिर्फ एक ही जरूरत है, जो फसल अवशेष है, जो चक्र है उसका, पेट का खेत में, खेत का पेट में जो फसल अवशेष है वही जमीन की खुराक है। वही गोबर भी वही है, वो गाय ने खाया फसल अवशेष, वो गोबर के रूप में बाहर निकला, वो आपने खेत में पहुंचा दिया। ये चक्र आप जब भी तोड़ोगे तो दुनिया में कोई ऐसा पैकेट या कोई ऐसा डिब्बा, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा खाद नहीं है जो उसकी पूर्ति कर देगा। तो पशुपालन बहुत जरूरी है। हालांकि गाय को हमारी सभ्यता के, संस्कृति के अनुसार पशु नहीं माना जाता, ये अलग ही वर्ग में रखा जाता है। तो गाय का जो गोबर होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आधा आप भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमें अपना कमर्शियल भी देखना है। क्योंकि गाय को रखना आज के टाइम में, भले ही किताब में कुछ ही होता हो, यूट्यूब पर कुछ भी दिखाया जा रहा हो, कि गाय को रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम इस काम में लगेंगे तो इसको आसान भी बनाया जा सके, ऐसी बात नहीं है। आज
क्योंकि हम लोग सभी उपभोक्ता भी हैं, सभी उत्पादक भी हैं। जैसे नु कहते हैं ना, रेट नहीं मिलता हमें, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सिर्फ मेरे दिमाग की थोड़ी सी चक्री एक ने हटा के दूसरी जगह फिट कर दो। खरीदने वाले तो हम भी है ना। अभी हमने गाँव में से घी खरीदा जी, 800 रुपए किलो बिक रहा जी घी। 800 रुपए का कोई मतलब ही नहीं बैठता जी घी का। आप अगर अपने घर की कॉस्ट लगाओ दूध की, 100 रुपए से कम दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री बता दो कि 100 रुपए से कम घी दूध पड़ रहा है क्या जी उत्पादन करना। बिक रहा है वो 40 रुपए लीटर या 45 रुपए लीटर। हाँ जी। दुनिया के जितने थके हुए नुकसान के काम है वो किसान कर रहा आज के टाइम में जी। सबसे बड़ी तो उसकी खुद की गलती है किसान की, वो आलसी हो गया। नहीं अगर आलसी, दूध का घी निकाल लगा, वो निकाल अपने आप निकाल के बेचे, अपने घर में रखता था तो खरीद लाने की जरूरत क्या पड़ रही बात है। हाँ वो भी एक समस्याएं हैं। अब वही नहीं उसमें और भी कई कारण है जी, एक नहीं है जी। जी, बहुत कारण है उसमें। अच्छा दूसरा ये है कि हमने अभी घी लिया था जी, हमारे पास गाय हैं, लेकिन कुछ गाय हमारी हमने निकाल ली थी, घर पे ज्यादा हो गई थी, तो अभी ये गाय ब्याने वाली है जी, तो घी नहीं हो रहा था, तो हमने वो 800 की बजाय 1000 करके लिया जानबूझ के। अब उसका फायदा पूरे समाज को होगा ना। हम उपभोक्ता हम भी हैं, हम बेचने वाले भी, हम खरीदने वाले भी हैं। अब हमें चीनी तो चाहिए 35 रुपए किलो, गन्ने का रेट चाहिए 500 रुपए क्विंटल, ऐसा कैसे चल जाएगा जी। चीनी भी तो महंगी होगी ना। हाँ जी, तो हाँ हमें जी। उन चीजों को भी समर्थन करना चाहिए। तो पालेकर जी का जो ये एक अभियान है जी, देसी बीज, देसी तरीका। आज अब बीज पर ले लो आप, 38 थोप दिया जी हमारे ऊपर, ये खड़ा बीज आपके सामने 70 क्विंटल तक तो मुझे गड्ढा जी अपने यहाँ जी। और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से रासायनिक खेती में 70 क्विंटल जी हाईएस्ट उत्पादन है जी हमारे इस एरिया का। 70 में कोई 75 ये काट लो, एक अलग बात है। हमने प्राकृतिक में निकाला जी, और हालांकि हम लगातार उसे मेंटेन नहीं रख पा रहे, ये भी एक सच है। मतलब हालांकि गड़बड़ यहाँ क्या होगी, जो खेत आपका 70 का निकल गया उसका तो पूरा प्रचार हो गया, जो 20 का निकला उसे लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि उसे मेंटेन हम इस वजह से नहीं रख पा रहे कि सीखने में भी समय लगेगा जी। ये 9 साल में जो हम जहां तक पहुंचे हैं, 9 साल का काम नहीं है, कायदे से तो ये 1 ही साल का काम है। लेकिन अपनी एक पकड़ की बात होगी। फिर दूसरी बात, 9 साल पहले यहाँ इस काम को करने वाले बहुत कम थे, चर्चा करने वाले हम लोग बहुत कम थे, कमियां ढूंढने वाले बहुत कम थे। तो अभी भी सुधार चल रहा है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये था जी कि हर बीज वो होना चाहिए जिसमें कुदरती रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो। प्रकृति में अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। प्रकृति का सीधा सा नियम ये है कि अगर भाई मौसम के विपरीत स्थितियों में आप लड़ सकते हो तो जिंदा रहो, नहीं तो खत्म हो जाओ। जो बीज कुदरत ने बनाए हैं वो खुद ही अपना मौसम के प्रति, कीटों के प्रति, बीमारियों के प्रति अपने अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं। हमारे पास सबसे बीमार होने वाली सब्जी बैंगन भी है जी, गन्ना भी है, मेथी भी है, पालक भी है, सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि बीमारी नहीं आती है, लेकिन जो काम की चीज है वो आपसे छिपा ली जाती है। जो टॉप के वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, जहाँ रिसर्च होती है, वो ये कहते हैं कि 14% बीमारी स्वाभाविक है, आनी है, उन्हें बीमारी नहीं माना जा सकता। अगर किसी का झपका जुकाम हो जाए, जैसे आप इतनी दूर से आए, हवा लगी, छींक आने लगी, तो उसे बीमार नहीं कह सकते आप, तो वो बीमारी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में ये घुसेड़ दिया कि अगर हमारे खेत में भी कुछ लोग आए हैं तो ढूंढते फिरो जहाँ की कहीं बीमारी फंस जा। अब वो बीमारी 14% अगर आपके खेत में बीमारी आती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप पेट भी छोड़ लोगे जी तो इसकी जो पत्ती है जी, उसे इसमें फैलाओगे? हाँ फैलाऊंगे जी। काटने ना हमारे यहाँ तो सब कटवाता है। ना तो पत्ती निकालनी चाहिए, ना तो देखो मैं बता रहा आपको जी, ना तो पत्ती जलानी चाहिए। और एक और बात बता दूं जी, पत्ती कभी भी खेत में जोतनी भी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? यहाँ बहुत बड़ा भ्रम है जी। गलानी चाहिए। मेरी बात हुई, जो पूछा के वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात हुई और लोगों से भी बात हुई। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को मिट्टी के अंदर गाड़ देते हो, वो एक अलग बात है कि कभी कभी हमको व्यवस्था बनाने के लिए वो करना पड़े, क्योंकि हम भी किसान है। खाली ऐसा नहीं है कि मतलब खाली वे भाषण देते हैं निमटा काम। कुछ खेती में कुछ काम हमें ऐसे करने पड़ेंगे जहाँ जोतनी पड़ेगी, जब बाहर निकालनी पड़ेगी, जलानी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसमें क्या है कि अगर आप उसे जमीन में जोतने से भी बच लो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जड़ें गड़ेंगी जमीन के अंदर, जड़ों का ऊपरला हिस्सा गड़ेगा जमीन के ऊपर, जितनी जरूरत है उतना गड़ेगा। बरसात में गड़ेगा, आप पूरे साल घेर के रखो, जब उसे नमी मिलेगी, आदर्श वातावरण मिलेगा, डिकम्पोजिंग तभी होगी। ये उसका नियम है। अब डिकम्पोजिंग आपको इस मौसम में कर दिया आपने तो क्या हुआ है, प्राकृतिक नहीं होगा। फिर दूसरी बात,
वो आपने हमने देखा प्रैक्टिकल करके जी, गन्ना कटा, गन्ने काट के पत्ती जोत के उसी में पत्ती जोत के हमने उसमें जो गेहूं बो दिया जी, गेहूं होता ही नहीं प्राकृतिक खेती में जी। नहीं, ऐसा करने से क्या होगी, एक हीटिंग पैदा हो जाएगी जमीन में, उससे जर्मिनेशन में फर्क पड़ेगा आपका, बिल्कुल पड़ेगा। आप चाहे हरी खाद भी बो रहे हैं ना, ये अगर आप हरी खाद बो रहे हो, धान लग रहे हो, धान में इसलिए काम हो जाए क्योंकि उसमें पानी बहुत रहा है, पानी भी बहुत रहे, फिर दूसरी बात वातावरण भी आदर्श हो उस हाँ। टाइम पे। नहीं तो अगर हरी खाद जैसे बरसीन बहा दी या कुछ और बो रखे आपने, बहाकर गेहूं बो दोगे तो जर्मिनेशन बहुत ही खराब होगा आपका, बहुत निश्चित रूप से खराब होगा जी। और फिर दूसरी आपके बात, गन्ने में भी जर्मिनेशन कम होगा, बरसीन का बो के गन्ना बोलो जर्मिनेशन कम रहेगा। जमीन के अंदर जितनी नाइट्रोजन है, क्योंकि उसे गलने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए ना, वो सारी तो उसने खेच ली पत्ती ने। नहीं जैसे बर्फी बोना वो हाँ जी, उसका कारण ये है। कंपोजर का छिड़काव कराया था टैंकर। हाँ वो नहीं रासायनिक है या प्राकृतिक है? प्राकृतिक ही, नहीं रासायनिक होगा। एक रासायनिक है, एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में फर्क दिखा होगा। बंसी बो रखा है तो ठीक है। नहीं ठीक तो होगा, लेकिन अगर आप प्लेन खेत में बोते हैं, रेग में पत्ती जोत के बोते हैं, कई साल से कर रही है पत्ती जोतता, फिर उसको एंटी कंपोजर का छिड़काव करना। हाँ मतलब उसको गलाना अगर जरूरी है ना। 15 दिन का अंतर रख लगे ना आपने बाहर भी फूल का बढ़िया हो जाए। नहीं आपने अगर बहा दी ना और 15 दिन का अंतर रख लगे तो जर्मिनेशन फिर भी ठीक आ जी जाएगा। जी। नहीं इसमें देखो मैं बता रहा आपको कि तो हो जाए वो कर तो बिल्कुल भाई साहब, कुछ लोग तो साथ की साथ ही कर देना, उसमें आप कई गन्ने को देख लो। मैं बता रहा जी, उसमें कई बात हो, कई बार हम भ्रम की स्थिति में ऐसे हो, जिस खेत में हमने शुरू में 70 कुंटल का बीघा में बता रहा जी, वो कटना काट जाता था, तो इसमें हमने सनी ढैचा मूंग उड़द मक्का सब चीज बो के बोने में कोशिश ये करनी चाहिए कि 4 तरह के बीज कम से कम हम उसमें बोए, दलहन भी हो, एक दल भी हो, तिलहन भी हो, तिल भी अगर डाल दे तो बढ़िया है, क्योंकि सभी चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाओ। जो उसके जी हमने गन्ना बो दिया, उसमें 13 या 14 सितंबर में गन्ना कटा, बड़ा आसान, मतलब मैं मान लो कि प्राकृतिक होने के साथ साथ हमारे गांव का सबसे सीनियर खेत में था जी, हमने हिसाब लगा लिया कि यूं ही रिजल्ट आएगा सनी और ढांचे की वजह से, और हमने खुद इस बात को मानना भी, कहा भी, जो लोग चर्चा कर रहे थे उनसे भी कहा भाई सनी ढांचे ने कमाल कर। अगले साल हम गन्ना 14 सितंबर में नहीं बो पाए जी, गन्ना पहुंच गया हम 25 सितंबर में, सनी ढांचा उसमें भी बो कर कटा जी, उसमें गन्ने में इतना बढ़िया मजा नहीं आया जी। इससे पहले वो खेत था पड़ रहा, वो दिखाऊंगा मैं आपको, तो उसमें भी मजा नहीं आया, मगर चलो कुछ और कमी रहेगी होगी, फिर तीसरे साल हमने यूं बोया थी, इसमें भी वो मजा नहीं आया कि वो गन्ना इसमें भी वो अक्टूबर में पहुंच गया। 3 साल के बाद समझ में आया कि वो जो कमाल हुआ था, वो कमाल सनी ढांचे का नहीं था, कमाल जो था वो 14 सितंबर का था। तो इस तरह के हमें मुकालते अक्सर होते हैं, टेम्परेचर का खेल था। क्योंकि रासायनिक खेती में भी अगर आप नोट करोगे तो रिजल्ट सिर्फ एक ही चीज का है जो प्रत्यक्ष दिखता है, यूरिया का। उसके बाद किसी के रिजल्ट कितना काम करा वो कुछ पता नहीं लगता। आजकल तो डाई आपने कितनी, मतलब कुछ और दूसरी चीजें आएगी होंगी, जैसे फिप्रोनिल हो गया उसको हाँ वो असल में उनकी हमें जानकारी नहीं है। बिल्कुल जी, नहीं। जी, मान ले हमें तो भी पता है कि पहले डाई घेर दी, किसी खेत में घेर दी, किसी में टाल कर दी, तो समझ में ही नहीं आता था कि भाई क्या फर्क पड़ा है इसका, क्या कुछ वो रहा क्या नहीं रहा। 2014 से पहले तो हम भी रासायनिक खेती कर रहे थे ना, ये खेत में मान लो वो 19 चला था, जब शुरू में हमारे क्षेत्र में प्रचार हुआ था। चार कह रहे थे खेत में, 4 में करवा दिया, 5 थे तो 4 में करवा दिया, 1 छोड़ दिया, कुछ फर्क ही महसूस नहीं देता। तो फर्क पड़ा अभी कि नहीं पड़ा, मतलब कुछ इस तरह का मामला था। यूरिया चौथे दिन बताया था, ये पक्की बात है। तो इस तरीके से मतलब हम लोगों की यात्रा रही जी, और इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। मेरा भी आपसे सुझाव ये है जी, बल्कि सुझाव क्या, मेरा तो कहना है जी, अगर मान लो तो आने वाला समय आपका हो सके जी, क्योंकि ये जो भोजन है ना, ये भोजन ना तो किसी कंपनी में निर्माण हो सकता और ना ही इंटरनेट डाउनलोड हो सकता, ये तो खाने को चाहिए। आज बिल्कुल ही 2 चीजें, मिट्टी और भोजन। केमिकल का आप जितना बढ़ा सकते थे वो बढ़ा लिया आपने, इससे ज्यादा भी बढ़ नहीं सकता। अब जो है लोग ढूंढते फिर रहे कि हमें बिना केमिकल का मिल जाए, रेट तो हम अपनी पसंद के मिलेंगे। वो समय आ गया अब कि रेट आप खुद तय करोगे। गेहूं 50 रुपए किलो जा रहा जी हमारा क्या, हिंदुस्तान में बहुत किसान है, 50 रुपए किलो गेहूं है, 80 रुपए किलो गुड़ है। अगले साल रेट बढ़ाना पड़ेगा हमें भी, 90 तो कम से कम करेंगे ही। 150 रुपए तक, 300 रुपए तक, 250 रुपए तक मेरी जानकारी है जी हिंदुस्तान में प्राकृतिक के नाम पर गुड़ बिक रहा जी। गाय का घी 4000 रुपए तक मेरी जानकारी है, जहां मेरे सीधे मतलब बातचीत होती रहती है, 4000 4500 रुपए तक गाय का घी बिक रहा है। बताने को तो 20-20 हजार ही बतावे, लेकिन उनका देखो पक्का नहीं पता। और आपका मतलब रेट की आपके सामने कोई समस्या नहीं है, शर्त ये है कि आपको किसान बनना पड़ेगा। किसान बने बिना काम चलने का नहीं। प्राथमिक रूप से हमारी खेती रहेगी,
तभी काम चलेगा, ऐसा तो है नहीं। अब मतलब प्राथमिक रूप से हमारी राजनीति हो जाए या घूमने फिरने का चस्का ज्यादा है, मतलब कुल मिला के ये है कि प्राकृतिक खेती के शुरू के 5-7 साल कम से कम कुर्सी पे बैठ के काम नहीं चलने वाला है। तो खुद ही देखना पड़ेगा, खेतों तो बात करनी पड़ेगी, दौड़ के भीतर जाना पड़ेगा। मतलब आपको एक संबंध बनाना पड़ेगा खेत से, उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। अगर वो समझ गए, वो समझ में आने लगी, तो प्राकृतिक खेती में कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे पैसा कहेंगे लिए कमाया जा जी, आत्मसम्मान के लिए, अपने आप को अच्छा लगे, दूसरे को अच्छा लगे, इसीलिए तो कमाया जा। वो सब कुछ मिलेगा इसमें। परमात्मा का साकार रूप ही तो प्रकृति है। अब कोई सत्संग में जा, कोई रामपाल महाराज का चेला है, कोई आसाराम का चेला है, कोई फलाने का चेला है, डिगड़ा का चेला है, ये परमात्मा, इससे बड़ा परमात्मा कहाँ है जी? यही तो है असली चीज। साकार प्रकृति का परमात्मा का साकार रूप ही तो प्रकृति है। इससे बड़ा चमत्कार कहीं नहीं है। 2 बीज भूरे, एक गाजर का है, उसी के बराबर में एक मूली का है, एक का स्वाद जो है वो चरचरा है, उसका मीठा है, वही इतनी दूरी है। अब बताओ इससे बड़ा चमत्कार कहाँ है? दोनों जमीन के अंदर पैदा हो रही है। पूरे प्रकृति में अगर आप नजर घुमा के देखोगे तो भाषा तो कहती है हमारी कि टाटा ने उत्पादन कर दिया 1000 गाड़ियों का। उत्पादन नहीं है वो रूप परिवर्तन है। एक चीज ने ठोक पीट के आपने दूसरी चीज बना दी। उसकी उत्पादन तो सिर्फ धरती माता में होता है, इसके अलावा कहीं कोई उत्पादन नहीं होता, सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। 1 के 10 बनाया के जो क्षमता है वो सिर्फ धरती माता की है देने की, और कहीं नहीं कोई दे सकता। किसी लैब में ये निर्माण नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। तो आप इस बात को समझ ले। तो मेरा जो कहना था, मैं तो आपसे ही मांगू जी, चाहे सारा बच्चा मान लो, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, आप छोटे भी होंगे 1-2, तो मेरा कहना ये है कि 2 बीघे जमीन अपनी क्षमता के अनुसार, 4